नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है। सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से अपने लिए मित्र साबित होते हैं। ठीक है। और किस प्रकार से शत्रु हैं। ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि सूक्ष्म जीवों से क्या तो हमें लाभ होते हैं। ठीक है। किस प्रकार से वो हमारे काम आते हैं और क्या उनसे हमें हानियाँ हैं। ठीक है। तो चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ठीक है। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों, जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, परिभाषा क्या होगी? कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, ऐसे जीव। ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। ठीक है ना। बिना किसी यंत्र की सहायता लिए जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता लिए हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है। इतने छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के अंदर नम ब्रेड जो रोटी होती है, ब्रेड जो होती है, सड़ने लगती है और इसकी सतह पर सफ़ेद और काले धब्बों से ढक जाती है। ठीक है। इसकी जो सतह होती है वो सफ़ेद और काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है। आवर्धक लेंस क्या होता है? जो थोड़ा सा बड़ा करके बताता है चीज़ों को। ठीक है। उनकी सहायता से आप इनको आसानी से देख सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या दिखेगी? काले रंग की कुछ गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी उस ब्रेड के ऊपर, और वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। ठीक है। आगे देखेंगे, अब डिटेल से पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। कुछ एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप, इनको देखेंगे पहले ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए आपको। देखो, फर्स्ट क्रियाकलाप है, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर, ठीक है, कांच की पट्टी सी होती है, स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए, मतलब उसको ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आप क्या देखते हैं। ठीक है। एक दूसरा वो आपके पास एक क्रियाकलाप और कीजिए, एक तालाब और पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, उसे भी उस कांच की स्लाइड पे डालिए और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखिए। तो आप क्या प्रेक्षण करेंगे? प्रेक्षण ये हम करेंगे कि आपको वहाँ पर क्या दिखेगा? आपको वहाँ पर सूक्ष्म जीव दिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो। ठीक है ना, क्योंकि उनमें सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं? ठीक है। तो आप देखोगे तब पता लगेगा आपको कि देते हैं या नहीं देते। बेसिकली देंगे वो कि उनमें होते हैं। ठीक है ना, ऐसी जगहों पर रहते ही हैं। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर लगने वाले कवक, ठीक है, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है। आवर्धक लेंस एक नॉर्मल सा लेंस होता है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा करके चीज़ें देखी जाती है। ठीक है। वो ज्योतिषी वाला जो लेंस होता है ना, वो हाथ की रेखाएं देखता है बड़ा करके, तो उस लेंस से आप इनको आसानी से देख सकते हो। बाकी जो और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। जबकि अन्य सूक्ष्म जीव बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है ना, बाकी इनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो बेसिकली सूक्ष्म जीवों को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है। इनके कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं आपको 2.1 से 2.4 में, अभी देखेंगे अपन। सबसे पहले देखेंगे अपन विषाणु। ठीक है भाई, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये तो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव को 4 ही भागों में बांटा गया है, जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में और शैवाल में। ठीक है। इनके डायग्राम अपन नीचे देखेंगे अभी, चित्र इनके। एक सूक्ष्म जीव और आपने सुना होगा, वो क्या होता है? विषाणु, वायरस जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, आज ये वायरस आ गया, आज ये वायरस आ गया, अलग अलग बीमारियां आती है ना, ये इस वायरस से फैल रही है, इस वायरस से फैल रही है। दोस्तों, विषाणु जो वायरस होता है वो भी सूक्ष्म जीव होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है?
कि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। गुणन का मतलब वृद्धि। विषाणु क्या करते हैं दोस्तों, अपने आप में वृद्धि नहीं करते, ठीक है ना। जैसे अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस में क्या होता है, अगर कोई वायरस, ठीक है, एक व्यक्ति में जिसमें है, उससे किसी दूसरे व्यक्ति में उसका संचरण होगा ना, तो वो बढ़ेगा। अगर वो वहाँ से किसी व्यक्ति से छींकने पर किसी निर्जीव चीज़ पर गिर जाता है, ठीक है ना, पत्थर पर, वो ठीक है, मिट्टी में, तो उससे वृद्धि नहीं करेगा। वो कुछ क्षणों के बाद में किसी अदर चीज़ पे गिर जाता है ना, वो परजीवी, मतलब किसी लिविंग चीज़ पे नहीं गिर रहा, ठीक है ना, सजीव पे नहीं गिर रहा, निर्जीव पे गिर गया, नॉन लिविंग पे, तो वो कुछ घंटे के लिए या कुछ क्षण के लिए जीवित रहेगा, उसके बाद में वृद्धि नहीं करेगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति पे गिर जाता है, सजीव पे गिर जाता है किसी पे, तो उसमें वृद्धि करेगा वो, ठीक है। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में ही गुणन करते हैं। सजीव कौन होते हैं, पेड़ पौधे, और ये जंतु वर्ग जो है, मनुष्य हो चाहे जीव जंतु, ठीक है। विषाणु के बारे में आपको एक चित्र दिया गया 2.5 में, उसको देखेंगे अपन, ठीक है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू बोलते हैं, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। अतिसार जो होता है, डायरिया से बोलते हैं अपन, पतले दस्त वगैरह लगना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अतिसार बोलते हैं। और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ दोस्तों बेसिकली एक क्या है, वर्ग एक, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों का एक वर्ग है। आगे देखेंगे, टाइफाइड और क्षय रोग, टीबी जिसे बोलते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु द्वारा जनित रोग हैं। अब दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में कुछ आपने 5th-6th क्लास में भी पढ़ लिया है, 6th क्लास में और 7th क्लास में। आगे डिटेल में इनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे आगे। अब पहले इनके डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार से क्या दिखते हैं। पहले तो जीवाणु, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दोस्तों जीवाणु के डायग्राम। तो जीवाणु के डायग्राम देखेंगे, सबसे पहले आता है अपने पास स्पाइरल जीवाणु, ठीक है, और एक होता है छड़नुमा जीवाणु, ठीक है। स्पाइरल जीवाणु क्या होता है, स्पाइरल का मतलब स्प्रिंग देखिए ना आपने, उस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। और छड़नुमा जीवाणु मतलब सीधे छड़ के जैसे होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, शैवाल। देखो शैवाल क्या होता है, ये पादप जो होते हैं, पादप वर्ग का एक क्या है, ये पादप वर्ग से बिलोंग करता है ये शैवाल, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, ठीक है, स्वपोषी है ये भी। शैवाल के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं शैवाल के, ये एक तो दे रखा है अपने पास में क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, एक स्पायरो वगैरह दे रखा है, ठीक है। अब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। प्रोटोजोआ में आपके पास में है एक तो अमीबा और एक है पेरामीशियम, ठीक है, एक पेरामीशियम, एक तो अमीबा और एक पेरामीशियम। तो यहाँ पर और देखो इनके बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, ठीक है। कवक, कवक क्या होती है, देखो फंगाई बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। कवक में क्या होता है, ये जो है सड़े गले पदार्थों में, ठीक है, या मृत जीवों में अपना भोजन जो बनाते हैं जीवाणु, वो कवक होती है, ठीक है। जैसे स्पाइरो गया, ये क्या है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। और एक दे रखा है आपको पेनिसिलियम, एक आपको दे रखा है एस्परजिलस, ठीक है। आगे देखेंगे, तो आपने उन सूक्ष्म जीवों के कुछ एग्जाम्पल देखे, एक एक दो दो, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। आपका चैप्टर का नाम क्या था, सूक्ष्म जीव, मित्र या शत्रु, ठीक है ना, एक मित्र एवं शत्रु। तो अब उनकी मित्र वर्ग देख लेंगे कुछ चीज़ें, क्या मित्र व्यवहार है उनका अपने साथ में। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। किस प्रकार से, इनका उपयोग दही में, ब्रेड में, केक बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा दही में भी दोस्तों जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो वो क्या होते हैं, मित्रवत जीवाणु होते हैं, ठीक है ना। आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का।
प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, एल्कोहल बनाने के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा होता है। अब देखो, ये पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं, ठीक है ना। पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं कौन? सूक्ष्म जीव। कैसे? सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, ठीक है, इन सबको भी कौन विघटित करते हैं? ये जीवाणु अपने जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये तो करते हैं। हानिकारक पदार्थ, हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है ना, आपने इससे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कृषि के अंदर भी कुछ जीवाणु होते हैं जो कि किसान की हेल्प करते हैं। ठीक है, किसान के मित्र कहलाते हैं, मिट्टी को अपघटित करने का काम करते हैं वो। और औषधि निर्माण में भी जीवाणु का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक टॉपिक अपना ये रहेगा बीच में, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव दोस्तों एक कोशिक हो सकते हैं, जैसा कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल और कवक। ठीक है, यह बर्फीली शीत से, बर्फीली मतलब बिल्कुल ठंडी जगह से लेकर गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की इस परिस्थिति में जीवित रहते हैं सूक्ष्म जीव। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक, जीवाणु समूह में रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है? तो सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किस प्रकार से? इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं, तथा जीवों में रोग के कारक होते हैं। ठीक है ना, इनका आगे अपन देखेंगे डिटेल से। एक चीज़ तो अपन ने पहले ही देख ली है, ठीक है, कि सूक्ष्म जीव दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये मित्रता व्यवहार है इनका, मित्रतापूर्ण व्यवहार ये। ठीक है, अपने साथ में एल्कोहल बनाने में किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है, तो ये इनका मित्रतापूर्ण व्यवहार है। ठीक है, सब्जियों के छिलके वगैरह जो अवशिष्ट वगैरह आते हैं, जंतु अवशिष्ट वगैरह, उनको विघटित कर देते हैं, तो उससे पर्यावरण क्या होता है? स्वच्छ रहता है। ठीक है, और कृषि में देखें तो मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, तो वैसे भी हेल्पफुल है। ठीक है, औषधि उत्पादन में भी हेल्पफुल है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ये पौधों की जड़ों में। ठीक है, तो वो भी जीवाणु करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ भी क्या कर रहे हैं? मित्रतापूर्ण व्यवहार है इनका ये। आगे देखेंगे दही और ब्रेड बनाने में किस प्रकार से इनका उपयोग होता है। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु क्या करते हैं? दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दही जम जाता है। ऐसा क्यों? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु का नाम है। ठीक है, ये क्या करता है? दही में होता है। ठीक है, जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, वह दूध में जन्म कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, जिसे चीज़ बोलते हो आप, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। ठीक है, रवा, ये सूजी, इडली एवं भटूरे एक महत्वपूर्ण संगठक है। आगे देखेंगे जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे की किण्वन में सहायक है। ठीक है, जीवाणु और जो यीस्ट कवक होती है ये क्या करती है? आटे के किण्वन में सहायक है। किण्वन क्या होता है दोस्तों? जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित करना, ही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ठीक है ना, जिससे कि इडली डोसा बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे एक्टिविटी देखेंगे। एक बर्तन में आधा किलो आटा या मैदा लीजिए और थोड़ी सी चीनी डालकर उसे चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। तो आगे क्या देखेंगे इसमें थोड़ी मात्रा में एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि आपने गूथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया। ठीक है, ठीक है,
भाई आपने आधा किलो आटा लिया था, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाला गर्म, फिर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाला, तो करीबन 2 घंटे बाद वो देखो इस प्रकार से फूल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये काम जीवाणु द्वारा ही तो हो रहा है। यीस्ट तीव्रता से यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। गैस के जो बुलबुले होते हैं वो खमीर वाले पौधे मैदे का क्या बना देते हैं, आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। ठीक है ना, खमीर जो होता है ना यीस्ट, इससे क्या होता है, ब्रेड, पेस्ट्री, केक वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये फूलने की जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, व्यापार में देखेंगे क्या उपयोग है इनका। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल तथा शराब उत्पादन का किया जाता है। ठीक है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसमें यीस्ट मिलाकर अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक एक्टिविटी और है, उसको देखेंगे। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग, ठीक है, तक जल भरिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसमें 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर रख दीजिए। उष्ण मतलब गर्म। ठीक है, उस विलयन को सूंघ कर देखिए आप, एल्कोहल बनाना बता रहा है। ठीक है, सूंघ कर देखेंगे तो आपको एक गंध आएगी। ये गंध किसकी है, एल्कोहल की है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण ये बना है। ठीक है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन, या इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी 1857 के अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, तो सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग देखेंगे। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाता है अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। इन औषधियों का स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार के औषधियों को क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। जब आप कभी बीमार वगैरह होते हैं तो आपको डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो कि क्या करते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो आपको बीमार वगैरह करते हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। ठीक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, कोई विशिष्ट प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव हो, ठीक है, जीवाणु हो, कवक हो या और कुछ हो, उसको क्या करता है, संवर्धन करके उसकी वृद्धि करके उसमें एक प्रतिजैविक बना लेते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह बना लेते हैं, जिससे अनेक रोगों के उपचार में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। देखो एक डिटेल दे रखी है आपको। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है वो किससे बनाया गया, फफूंद से बनाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे पशु आहार, कुक्कुट आहार। कुक्कुट का मतलब स्पेशली जो बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है ना, पक्षी, मुर्गे वगैरह जो आपके ये होते हैं। पशु आहार, कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीव का संचरण रोकना होता है। ठीक है ना, जो पशुओं को या फिर पक्षियों को अपन आहार खिलाते हैं ना, मुर्गे वगैरह को, इनमें प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, एंटीबायोटिक, जिससे उसमें सूक्ष्म जीवों की संचरण नहीं होता। ठीक है, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब पौधों वगैरह में प्रतिजैविक मिला जाते हैं जिससे उनमें रोग वगैरह नहीं लगे। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक अपन को डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। ठीक है, उसकी सलाह पर लेना चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने बोला तो आप उसका कोर्स पूरा करो। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है,
तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जब आवश्यकता हो तभी लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित जीवाणु में भी नष्ट कर देती है। ठीक है, आप अगर ऐसे ही बिना काम के अगर एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो शरीर के अंदर जो आपके उपयोगी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती है वो। ठीक है, सर्दी जुकाम में फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये विषाणु द्वारा फैलता है। अब सर्दी जुकाम वगैरह में एंटीबायोटिक का कोई मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा फैलता है, उस चीज़ को तो रोक सकता है एंटीबायोटिक, लेकिन विषाणु द्वारा फैल रहा है वायरस द्वारा, उसको नहीं रोक सकता। ठीक है, आगे देखेंगे। वैक्सीन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अभी भी आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन बनाने का काम किया जा रहा है, टीका बनाने का काम किया जा रहा है कोरोना वायरस का। ठीक है, कि वैक्सीन क्या होती है स्पेशली। ठीक है, तो वैक्सीन देखेंगे, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, रोग को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं, लंबे समय के लिए। ठीक है, सदा के लिए, तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई रोग है, उसके सूक्ष्म जीव, मृत सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में डाल देंगे तो शरीर उसके लिए प्रतिरक्षी पैदा कर लेगा और उनको नष्ट कर देगा। अब भविष्य में मान लो कुछ असली, ठीक है ना, जीवित सूक्ष्म जीव भी अगर उस रोग के हमारे शरीर में प्रवेश कर गया ना, तो जो प्रतिरक्षी तो पहले से बने हुए हैं, तो वो उनको क्या कर देंगे? तुरंत उन पर हमला करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। और ये जो काम होता है किससे होता है? देखो, वैक्सीन। ठीक है, इस प्रकार टीका और वैक्सीन काम करते हैं। टीका और वैक्सीन किस प्रकार काम करते हैं? जैसा कि आपको बताया, टीका और वैक्सीन में मृत जीवाणु होते हैं किसी भी रोग के, तो आपके शरीर को प्रतिरक्षी बना देता है। उसके बाद में अगर उसके वाकई में जीवित जीवाणु अगर आपके प्रवेश कर जाते हैं ना, तो प्रतिरक्षी उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उन पर हमला करके। हैजा, क्षय, चेचक एवं हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक था ना, उसके लिए जो टीका बनाया था वो 1798 में बनाया था। ठीक है, आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए वैक्सीन लगाए गए हैं, टीके लगाए गए थे। ठीक है, कौन कौन से लगे ये आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जानना हो तो। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध रहते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविजन और समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, जिसे पल्स पोलियो के नाम से चलाया गया था एक अभियान। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका ही है। ठीक है ना, वैसे देखो वैक्सीन जो होती है, टीका, वो इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, लेकिन जो पोलियो वाली है वो एक तरीके से वैक्सीन ही है, लेकिन वो आपको लिक्विड फॉर्म में और दवाई की फॉर्म में पिला दी जाती है। ठीक है, चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। ठीक है, आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिससे मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से आजकल क्या होता है, मतलब बिल्कुल व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा, बड़े स्तर पर टीकों का, जिससे मनुष्यों और जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, एक आप इनका मित्रतापूर्ण व्यवहार और देखो, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि भी करते हैं ये। ठीक है ना, ये आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी। कुछ जीवाणु या नीले हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, नाइट्रोजन बढ़ जाती है मृदा के अंदर तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है, जिसे सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये कुछ आपको शैवाल वगैरह दिखा रही है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरित शैवाल, ये दिखा रहे हैं आपको इनका डायग्राम। पर्यावरण के शुद्धिकरण देखेंगे, अगला टॉपिक। ये दोस्तों आपने अपने माली को देखा होगा विद्यालय वगैरह में, वो क्या करता है, घरों और बगीचों से पत्तियों और फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपाटन के लिए बनाए गए गड्ढों में डाल देता है। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ये काम कौन करता है? ये भी सूक्ष्मजीवी करते हैं। ठीक है ना,
एक अपन यहाँ पर एक प्रयोग देखेंगे क्रियाकलाप। दो गमले लीजिए, एक पर ए लिखिए एक पर बी लिखिए, ठीक है ना। प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। एक गमले में पौधों का कचरा डालिए, ठीक है ना, और दूसरे में पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच की बोतलें वगैरह इनका कचरा डालिए, प्लास्टिक वगैरह का, टूटे खिलौने वगैरह। 3-4 सप्ताह बाद आप इनको देखिए तो आप क्या देखेंगे? क्या आपको दोनों गमलों में की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो ये अंतर परिलक्षित मतलब देखिए आप क्या होता है। देखो, गमले ए के पादप और अवशिष्टों का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, जीवाणु कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अवशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच, खाली बोतलें, खिलौने वगैरह टुकड़ों में इस प्रकार परिवर्तित नहीं होता, अपघटित नहीं होते, वो खाद वगैरह में नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव उनको खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो केवल पेड़ पौधों के अवशिष्टों को, जंतुओं के अवशिष्टों को कर सकते हैं, ठीक है। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप, कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? सूक्ष्म जीव। क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ये मृत सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों, जंतु द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्यावरण का शुद्धिकरण तो हो ही जाता है भाई। जो मृत जीव है, पेड़ पौधों का कचरा वगैरह है, उनको वो खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें मिट्टी वगैरह वापस अवशोषित कर लिया जाता है, पेड़ पौधे उन्हें वापस ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पर्यावरण जो होता है उसका शुद्धिकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने इनका मित्रतापूर्ण व्यवहार पढ़ा किसी का, सूक्ष्म जीवों का। अब ये हमारे लिए शत्रु किस प्रकार से हैं वो अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। इस प्रकार के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।